जब आर्यन ने ईशानी को एक ब्राइट मुस्कान के साथ देखा, वहाँ खड़ी सभी लड़कियां जेलस होने लगी। मगर ये सभी डिजाइनर लड़कियां हाई हील्स में फैशन स्टेटमेंट देते हुए वहाँ आई थी। अब देखना ये था कि हाई हील्स पहनी लड़कियां कैसे बास्केटबॉल खेलने वाली थी। दूर से बास्केटबॉल खेल रहा विराज भी ईशानी और आर्यन के इस इंटरैक्शन को देख रहा था। भले ही वो ये सच जान चुका था कि आर्यन एक लड़की है, मगर फिर भी वो नजारा देखकर उसे किसी भी तरह की पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं आ रही थी। जब रोहित ने विराज के ऐसे एक्सप्रेशंस देखे तो वो एक बार फिर से उसकी टांग खींचने आ गया। ओहो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक लड़की भी इतनी हैंडसम और चार्मिंग हो सकती है। बढ़िया है। एक्चुअली मैं अगर लड़की होता तो शायद मैं भी आर्यन के चार्म से अपने आप को बचा नहीं पाता। रोहित की ये बात सुनने के बाद विराज ने घूर के उसकी तरफ देखा। तो फिर देखते हैं कि ये चार्मिंग आर्यन कब तक मैदान में टिकता है। विराज की बात सुनते ही रोहित भी चुनौती भरे अंदाज में विराज को देखने लगा। हाँ हाँ, अब तो पता चल ही जाएगा कि किसमें कितना दम है। देखते हैं कि ईशानी किसके सामने झुकती है। भले ही आर्यन एक लड़की थी, मगर विराज किसी को भी अपना लव राइवल बनने नहीं दे सकता था। अपने साथ खड़े तीनों लड़कों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए विराज ईशानी की तरफ ही देख रहा था। और रही बात ईशानी की, तो वो तो विराज की तरफ देख तक नहीं रही थी। ईशानी की नजरें सिर्फ और सिर्फ आर्यन पर थी, जो एक के बाद एक जबरदस्त शॉट मारते हुए सभी की तारीफें बटोर रहा था। ईशानी हर शॉट पर खड़ी होकर आर्यन को चीयर कर रही थी और आर्यन भी ईशानी की तरफ देखकर फ्लाइंग किसेस भेज रहा था। इस पॉइंट पर कोई भी उन दोनों से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। वो दोनों इतने प्यारे और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को शेयर कर रहे थे। कुछ देर के बाद जब आर्यन का मैच खत्म हुआ, वो ईशानी के पास आ गया। ईशानी ने उसे पानी की बोतल और टॉवल पकड़ा दिया। पसीना पोंछते हुए आर्यन ने ईशानी के बाल सहलाते हुए उससे कहा, ईशानी, तुम्हारी ड्रेस पर कुछ लगा हुआ है, साफ कर लो। ईशानी ने देखा कि उसकी स्कर्ट पर कुछ मिट्टी के दाग लगे हुए हैं। ईशानी वॉशरूम में चली गई और वो दाग साफ करने लगी। कुछ देर के बाद जैसे ही ईशानी वॉशरूम के बाहर निकली, वो किसी से टकरा गई। इस चौड़े सीने और जानी पहचानी महक ने ईशानी की धड़कनें तेज कर दी। उसने जैसे ही ऊपर देखा, उसका अंदाजा सही निकला। उसके सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं, विराज था। उन दोनों की नजरें मिली। ईशानी की आंखें भर आई। गहरी सांसें लेकर ईशानी ने अपने आप को शांत किया। एक्सक्यूज मी, हटिए, मुझे जाना है। ईशानी ने इस तरह से कहा मानो वो किसी अजनबी से बात कर रही थी। ईशानी के इस टोन को सुनकर विराज दंग रह गया। उसने कभी भी विराज के साथ इस तरह से बात नहीं की थी। उसे ना हिलते हुए देखकर ईशानी ने लिफ्ट से जाने की कोशिश की, मगर विराज ने उसका रास्ता रोक लिया। ईशानी ने कुछ कहे बिना फिर राइट से कदम आगे बढ़ाया, मगर एक बार फिर से विराज ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। क्या विराज यहाँ ईशानी की इंसल्ट करने आया था? उसका विद्या के लिए प्यार देखना नहीं था, और अब तो वो यहाँ ईशानी को जलील भी करने आ गया था। ईशानी को अब उदासी ने पूरी तरह से जकड़ लिया था। दूसरी तरफ विराज जब भी कुछ कहने जाता, ईशानी का ऐसा बर्ताव देखकर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। ये वही विराज ओबरॉय था जो करोड़ों की बिजनेस डील्स को एक चुटकी में क्रैक कर लेता था, मगर आज जब अपनी ईशानी को मनाने की बात आई तो वो बेवकूफों की तरह खामोश खड़ा था। ईशानी ने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला और विराज से फॉर्मल अंदाज में कहा, मिस्टर ओबरॉय, क्या आपको मुझसे कोई काम है? इस पॉइंट पर विराज के दिल में दर्द सा उठा। क्या ईशानी के दिल में अब विराज के लिए कुछ भी नहीं था? क्या अब वो विराज से प्यार नहीं करती थी? विराज ने बिना सोचे अपना मुंह खोला और ईशानी से कहा, ईशानी, तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा। विराज की ये बात सुनकर ईशानी शॉक्ड हो गई। रोहित, रिकी और विकी जो दूर खड़े उन दोनों की बातें सुन रहे थे, उन्होंने विराज के ये शब्द सुनने के बाद सर पर हाथ दे मारा। बेचारा विराज खुद अपने शब्द सुनकर हैरान था। ईशानी को लगा कि विराज तलाक के बारे में बात करने यहाँ आया था। ईशानी ने अपने आप को संभाला और विराज से कहा, मिस्टर ओबरॉय, अगर आप यहाँ मुझसे डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने की बात करने आए हैं तो कुछ दिन रुक जाइए।
मैं प्रतियोगिता खत्म होने के बाद साइन कर दूंगी। ईशानी के ऐसे शब्द सुनकर विराज गिल्टी महसूस करने लगा। एक बार फिर से उसकी बेवकूफी की वजह से ईशानी ने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया था। ये गलतफहमियां ही उन दोनों का रिश्ता कमजोर कर रही थी। विराज की आंखों में नाराजगी देखकर ईशानी का दिल टूट गया। उसने कुछ सोचकर विराज से कहा, माफ कीजिए मिस्टर ओबरॉय, मैं भूल गई थी कि आपको ये रिश्ता जल्द से जल्द तोड़ना है। मैं अभी आपके साथ डिवोर्स प्रोसेस पूरी करने आती हूँ। ईशानी के इन शब्दों को सुन के विराज के पैरों तले जमीन ही सरक गई। वो सच में इस रिश्ते को तोड़ना चाहती थी। जब विराज के दिल में ये ख्याल आया, उसने सब कुछ भूलकर ईशानी का हाथ पकड़ा और दीवार से सटाकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। विराज की ये हरकत ईशानी के लिए नई नहीं थी, मगर इन हालातों में विराज का उसे किस करना ईशानी के लिए काफी शॉकिंग था। आज ईशानी को ये जबरदस्ती वाली किस अजीब सी लग रही थी। क्या विराज यहाँ उससे तलाक के कागजात पर साइन कराने के लिए नहीं आया था? वो इस तरह से उसे किस क्यों कर रहा था? अब ईशानी का गुस्सा भी बढ़ रहा था। उसने विराज के सीने पर अपना हाथ रखा और उसे अपने आप से दूर धकेलने लगी, मगर विराज की ताकत के आगे ईशानी का जोर नहीं चल रहा था। धीरे धीरे विराज की पकड़ ईशानी पर कसने लगी। उसने काफी दिनों से अपनी ईशानी को गले नहीं लगाया था। विराज ना जाने कब से ईशानी को छूने के लिए, उसकी महक को महसूस करने के लिए तड़प रहा था। आज फाइनली उन दोनों के बीच की ये दूरी थोड़ी ही सही मगर मिट गई थी। विराज को अपने आप से दूर करने की नाकाम कोशिश करने के बाद ईशानी ने हार मान ली। विराज ने जब देखा कि ईशानी का स्ट्रगल करना बंद हो गया था, उसने प्यार से ईशानी के गाल को एक हाथ से पकड़ा। विराज का दूसरा हाथ ईशानी के कमर को सहला रहा था और वो जेंटली ईशानी को किस करने लगा। न जाने कितनी देर बीत गई। अनजाने में ईशानी खुद भी विराज को किस कर रही थी। जब वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, अचानक से रोहित ने धीमी आवाज में कहा, कोई आ रहा है। ये सुनकर ना चाहते हुए भी विराज ने ईशानी को अपने आप से थोड़ा दूर किया। ईशानी ने जोर जोर से सांस लेकर अपने आप को शांत किया। उसकी इस हरकत को देखकर विराज मुस्कुराने लगा। वो ईशानी के बालों को ठीक करते हुए बोला, जल्दी से अपनी टीम को कहो कि सारे राउंड्स जीतकर मेरी टीम के साथ मुकाबला करे। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। ये कहकर विराज वहां से चला गया। ईशानी हैरान परेशान होकर अपनी फूली सांसों को संभाल रही थी। उसके साथ अभी अभी क्या हुआ था? वो वॉशरूम के बाहर विराज को किस कर रही थी, जो शायद कोई भी देख सकता था। रोहित भी वहीं था और ऊपर से ईशानी खुद भी अब विराज को रोक नहीं रही थी। ये सब सोचकर ईशानी वापस से वॉशरूम में चली गई। उसने आईने में अपने आप को देखा और अपनी गुलाबी चेहरे को देखकर शर्माने लगी। उसे ये सब नहीं करना चाहिए था, जबकि जल्द ही वो और विराज तलाक लेने वाले थे। ये सब याद करते हुए ईशानी ने अपना चेहरा छुपा लिया। इस हालात में वो बाकी सबको फेस कैसे करने वाली थी? अचानक से एक जानी पहचानी आवाज ईशानी के कानों पर पड़ी और वो दंग रह गई। ईशानी, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। जैसे ही ईशानी ने ये आवाज सुनी, उसने देखा कि आरू वॉशरूम के अंदर आ गई थी। उसे देखकर ईशानी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। ईशानी ने कुछ सोचा और जल्दी से अपना चेहरा धोने लगी। उसकी इस हरकत को देखकर आरू परेशान हो गई। ईशानी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? यहाँ देखो, मुझे बताओ क्या हुआ है। ईशानी ने नल बंद किया और अपने भीगे चेहरे से आरू की तरफ देखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। ईशानी की आवाज कुछ अलग सी थी। उसका चेहरा और आंखें भी लाल हो गए थे। आरू को लगा कि जरूर ईशानी काफी देर से बाथरूम में छुपकर रो रही थी। इसीलिए जब आरू अंदर आई तो ईशानी थोड़ा पैनिक करने लगी। शायद वो अपनी हालत को आरू से छिपाना चाहती थी। ईशानी टिश्यू पेपर से अपना चेहरा पोंछने लगी। उसकी ऐसी हालत को देखकर आरू का दिल दुखने लगा। उसने मन ही मन कहा, ये विराज ओबरॉय और विद्या मित्तल ईशानी को इतना परेशान क्यों करते हैं? उनकी वजह से ईशानी की हालत देखो क्या हो गई है। मैं उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। कुछ देर के बाद ईशानी और आरू साथ में स्टेडियम में लौटे।
जब विद्या ने ईशानी के सूजे हुए होठों को देखा, वो समझ गई कि क्या हुआ होगा। ईशानी और आर्यन को साथ में देखकर विद्या की आंखों में नफरत उतर आई। हाँ, बदचलन कहीं की। अब जब इसके पास विराज नहीं है तो इसे जो भी लड़का दिख रहा है उससे चिपक रही है, विद्या ने ईशानी की तरफ देखकर कहा। उसकी ऐसी नजरों से अनजान ईशानी को बार बार विराज का उसके करीब आना याद आ रहा था। ना चाहते हुए भी एक अजीब सा ऑकवर्ड एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर छा रहा था। अचानक से विसिल बजने की आवाज आई। ईशानी ने देखा कि रेफरी ने अगली मैच को शुरू करने का इशारा किया था। अपने सारे ख्यालों को भूलकर ईशानी फिर से आरू को चीयर करने लगी। सिर्फ ईशानी नहीं, स्टेडियम में बैठी हर एक लड़की आर्यन को ही चीयर कर रही थी। आफ्टर ऑल उसके जैसा गुड लुकिंग बास्केटबॉल प्लेयर शायद ही स्टेडियम में था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, आर्यन एक के बाद एक जबरदस्त शॉट मार रहा था। टीम नंबर 5 ने एक के बाद एक 10 मैचेस बड़े ही आराम से जीत लिए थे। आखिरी मैच जीतने के बाद आर्यन ने विराज की तरफ देखकर एक चैलेंज करने वाला इशारा किया। इस पॉइंट पर जो रोहित और रिकी विकी विराज को चढ़ाने के लिए आर्यन को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी इस मैच को जीतने की चुनौती को एक्सेप्ट करने लगे। आफ्टर ऑल, आरू कितनी भी कमाल की क्यों ना हो, वो एक लड़की थी। विराज और उसकी टीम ने तुरंत मुकाबले के लिए अपनी तरफ से तैयारी दिखाई। रोहित और रिकी विकी की कंपैरिजन में विराज काफी शांत था। आज ईशानी को इतने दिनों के बाद उसने गले जो लगाया था, उन नजदीकियों ने विराज के मूड को काफी हद तक सुधार दिया था। रेफरी ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, टीम नंबर 5 को कॉन्ग्रेचुलेशंस। सभी टीम्स को हराने के बाद अब टीम नंबर 5 एक स्पेशल टीम के खिलाफ मुकाबला खेलेगी। अगर टीम नंबर 5 इस मैच में भी जीत जाती है तो उन्हें 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। लंच के बाद ये मैच शुरू होगा, दोनों टीम्स वार्म अप करके तैयार रहे। रेफरी की इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद बाकी टीम्स अब पछतावा करने लगी थी। अगर उन्हें पता होता कि अच्छा खेलने के बाद उन्हें फाइनल्स में जाने के लिए 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलने वाले थे, तो वो अपनी जी जान लगाकर इस मुकाबले को जीतने की कोशिश करते। लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। दूसरी तरफ ये अनाउंसमेंट सुनकर टीम नंबर 5 के सभी मेंबर्स काफी खुश थे। भले ही मैच सिर्फ उन मेंबर्स ने जीता था जो बास्केटबॉल खेलने ग्राउंड में उतरे थे, मगर उसका फायदा टीम नंबर 5 के सभी मेंबर्स को होने वाला था। उसके बाद सभी ने लंच किया। आरू, क्या तुम फाइनल मैच उन 5 के साथ खेलने वाली हो? ईशानी ने आर्यन से सवाल करते हुए कहा। आरू ने उस तरफ देखा जहां ईशानी पॉइंट कर रही थी। उन 5 लोगों में से 4 लोगों को तो आरू अब तक जान चुकी थी, विराज, रोहित और रिकी विकी। आरू ने हाँ में सिर हिलाते हुए ईशानी से कहा, एक्चुअली मैं इन हाई क्लास लोगों के साथ ज्यादा घूमती फिरती नहीं हूँ, इसलिए वो कैसे खेलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैंने अपना बेस्ट दिया तो मैं उन 4 को आराम से हरा दूंगी। वैसे भी वो 5 सुबह से यही है। ईशानी ने देखा कि उन 4 के साथ 5वां प्लेयर कोई और नहीं, एपी था। ईशानी को अब फिक्र हो रही थी। उसके चेहरे पर उदासी देखकर आरू ने ईशानी के बाल सहलाते हुए कहा, अब बस देखते जाओ कि तुम्हारी आरू तुम्हारी इस उदासी का बदला कैसे लेती है। उसकी कही ये बात सुनकर ईशानी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। विराज ओबरॉय, तुमने मेरी दोस्त ईशानी को रुलाने की हिम्मत की है ना? अब देखो मैं तुम्हें कैसे मजा चखाती हूँ। विराज की तरफ देखते हुए आरू ने मन ही मन कहा। दूसरी तरफ विराज और उसकी सभी टीम मेंबर्स अब बास्केटबॉल की मैच के लिए अपनी टीम की जर्सी पहनने लगे। अगले ही पल वो 5 मैदान में आ गए। आर्यन की नजर एक एक करके उन 5 को स्कैन कर रही थी। सबसे पहले उसने एपी की तरफ देखा। उन सभी लड़कों में वही इकलौता था जो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा था। एक बार अगर आरू उसे गुस्से में देख भी लेती तो वो घबरा कर गलत निशाना मार देता।
उसके बाद आरू ने रिकी विकी की तरफ देखा। वो दोनों काफी हैंडसम थे और उन्हें देखकर ये बात जाहिर थी कि रिकी और विकी ने अपनी बॉडी का काफी ख्याल रखा था। उनकी टांगों पर जख्म के एक भी निशान नहीं थे। इसका मतलब ये साफ था कि उन दोनों को बास्केटबॉल खेलने का ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं था। आरू ने फिर विराज की तरफ देखा। उसका ऑरा और चार्म देखकर उसके बारे में किसी भी बात का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल था। मानना पड़ेगा, ईशानी ने तगड़ा लड़का पसंद किया था, मगर किसे पता था कि उसकी नीयत इतनी खराब होगी। इसीलिए मम्मी कहती है कि किसी की भी शक्ल पर जाकर उन्हें जज नहीं करना चाहिए। आरू ने मन ही मन कहा। आखिरकार आरू की नजर जाकर रोहित पर रुकी। उन सब में इकलौता रोहित ही था जिसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ स्टेडियम में बैठी लड़कियों पर रुकी हुई थी। वो बहुत ही डैशिंग स्माइल देकर उन लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर आरू ने अपने आप से कहा, और ये रहा मेरा आज का टारगेट। इस रॉबिन हुड रोमियो को तो मैं इसकी जगह दिखा कर रहूंगी। हाँ। ये कहते वक्त आरू के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। आरू की इन बातों का क्या मतलब था? आगे इस बास्केटबॉल मैच में क्या होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहे माय सीक्रेट हस्बैंड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आरू की नजर जाकर रोहित पर रुकी।